नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। दिल्ली बॉर्डर पर घेराबंदी, यूपी गेट पर खड़ी की दीवार, नोएडा गाजियाबाद का देखिए हाल। हम नाचने गाने के लिए थे, तेजस्वी यादव ने विधानसभा में चाचा नीतीश को क्या क्या न सुनाया। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी पद से हटाए गए, पक्ष में 125 वोट और विपक्ष में 112 मत मिले। किसान आंदोलन को लेकर गाजियाबाद से नोएडा तक पुलिस अलर्ट पर है। दिल्ली जाने वाले रास्तों पर विशेष निगरानी की गई है। 13 फरवरी को किसान के प्रस्तावित दिल्ली कूच के ऐलान के बाद दिल्ली बॉर्डर पर किलेबंदी हुई है। किसान यूनियन की ओर से दिल्ली चलो मार्च से पहले उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर एहतियात सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश से लगे दिल्ली के बॉर्डर पर कंक्रीट के बैरिकेड, सड़क पर बिछाए जाने वाले नुकीले बैरिकेड्स और कटीले तार लगाकर सीमा को किले में बदल दिया गया है। दिल्ली में एक महीने के लिए लगाई गई धारा 144 को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। गाजियाबाद और नोएडा में हजारों पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। किसान यूनियनों ने फैसले के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की गारंटी को लेकर कानून बनाने की मांग की जा रही है। इसी मामले को लेकर किसान केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर रही है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए गाजियाबाद में विशेष तैयारियां की गई है। यूपी गेट के पास सर्विस रोड जो गाजीपुर मुर्गा मंडी की ओर जाती है, उस रास्ते को पूरी तरह से कंक्रीट डालकर ब्लॉक कर दिया गया है। इस रास्ते का प्रयोग कर आंदोलनकारियों को दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने पर रोक लगाई जाएगी। दिल्ली बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। दिल्ली पुलिस की ओर से 3000 से अधिक जवानों को सीमा पर तैनात किया गया है। किसी भी प्रकार की विषम स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल को पर्याप्त संसाधन मुहैया कराए गए हैं। पुलिस बल की भारी तैनाती के बीच किसानों का दिल्ली कूच की जानकारी सामने आई है। नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसानों के संभावित आंदोलन को देखते हुए पूरे बॉर्डर एरिया को बैरिकेड किया गया है। बैरिकेडिंग के दोनों तरफ सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। किसानों के मार्च को यहां से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं होगी। किसान आंदोलन को देखते हुए नोएडा गेट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी बैरिकेडिंग और जांच के कारण चिल्ला बॉर्डर पर सुबह से ही भारी जाम जैसी स्थिति बनी हुई है। वाहनों को पूरी जांच के बाद ही दिल्ली की तरफ जाने की अनुमति मिल रही है। इस कारण सड़क पर वाहनों की कतार लगातार लंबी होती जा रही है। नोएडा से गाजियाबाद तक किसानों के आंदोलन को देखते हुए चौकसी बढ़ती जा रही है। पुलिस के साथ साथ यूपी पुलिस के जवानों की भी तैनाती की गई है। शांति व्यवस्था और कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। नोएडा और गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जाने वाला हर रास्ते पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसानों को समझाने के लिए मैजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति की गई है। पिछले दिनों नोएडा में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए वहां पर भी विशेष निगरानी की जा रही है। किसानों के आंदोलन को लेकर चिल्ला बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर सहित तमाम इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए सभी प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि किसी को भी कानूनी व्यवस्था की स्थिति का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केंद्र की खुफिया विभाग और दिल्ली पुलिस स्पेशल ब्रांच ने वर्ष 2020 जैसा किसान आंदोलन फिर से खड़ा होने के इनपुट दिए हैं। इसको देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए 3 राज्यों को अतिरिक्त फोर्स दिया है। सुरक्षा बलों की पर्याप्त व्यवस्था के बीच किसान के आंदोलन की बड़ी तैयारी चल रही है।
बिहार विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 125 विधायकों ने और विपक्ष में 112 विधायकों ने वोट किया। इसके बाद आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने पहली बार देखा कि एक ही कार्यालय में एक सीएम 3-3 बार शपथ ले चुका है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कहते हैं कि बीजेपी उनकी मां है। मैं तो कहूंगा कि आरजेडी उनकी मां है, क्योंकि सबसे पहले वह यही थे। विजय कुमार सिन्हा के बारे में कहना चाहूंगा कि वह एक ही टर्म में नेता प्रतिपक्ष, नेता विरोधी दल और डिप्टी सीएम भी बन गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार का मैं आदर करता रहूंगा। तेजस्वी यादव ने सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि आप लोग भगवान राम की चर्चा करते हैं, मैं नीतीश जी को दशरथ जी की तरफ पिता मानता हूँ। कई बार आप लोगों के सामने इन्होंने कहा कि अब यही यानी तेजस्वी ही आगे बढ़ेगा, आगे सब कुछ करेगा। तो चलिए, नौजवान ही आगे करेगा। जैसे कि राजा दशरथ की मजबूरी थी, जैसे उन्होंने मजबूरी में राजा राम को वनवास भेज दिया था। हालांकि इन्होंने मुझे वनवास पर नहीं भेजा, बल्कि मुझे जनता के सुख और दुख का भागीदार बनने भेजा है। पहली बार इन्होंने मुझे दूर किया, तब इनकी क्या मजबूरी थी ये किसी को नहीं पता। तो क्या हम नाचने गाने के लिए आपके साथ थे? तेजस्वी की बात थी ये। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहली बार जब मुझे अपने से दूर किया तो कहा कि आपके ऊपर मुकदमा है, तो उससे एक्सप्लेन कीजिए। जब दोबारा अपनाने का काम किया तो तब कहा कि बीजेपी वाला ईडी सीबीआई से परेशान करने का काम करता है। हम तो आपको इज्जत देते हैं और देते रहेंगे। बिहार जानना चाहती है कि आखिर आप कभी इधर रहते हैं और कभी उधर रहते हैं। 2020 के चुनाव में बेईमानी के बाद भी मात्र 1200 वोट से दोनों गठबंधन में अंतर था। आपने यही कहा था कि हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि ना तो प्रधानमंत्री बनना है और ना कुछ बनना है, केवल देश भर में विपक्षी नेताओं को एकजुट करना है। राज्यपाल भवन में कहा कि आपका यहाँ मन नहीं लग रहा है, तो क्या हम नाचने गाने के लिए आए हैं आपके साथ? हम तो आपका साथ देने के लिए थे। जो काम आप असंभव बोलते, उसे हमने संभव करने का काम किया है। राजद नेता तेजस्वी ने कहा कि हमको दुख इस बात का नहीं है कि हम विपक्ष में आ गए। हमको खुशी है कि हमने 17 महीने में वो काम किया जो 17 साल में नहीं हुआ। आपको याद होगा कि जब आप बीजेपी को धोखा देना चाहते थे, तब मैंने आपसे कहा था कि हम आपके साथ नहीं आना चाहते हैं, लेकिन देश भर के नेताओं का दबाव है कि एक बार 2024 में मिलकर चुनाव में उतरे और नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंके। तब हमने आपसे क्या कहा था? विजय चौधरी भी गवाह है। हम सरकार में नहीं आएंगे, बल्कि बाहर रहकर समर्थन करेंगे। मैंने कहा था कि सरकार को कोई खतरा नहीं होगा, आप सरकार चलाइए, बेफिक्र होकर चलाइए। हमारा भी लक्ष्य सांप्रदायिक शक्ति को भगाना है। आना हम नहीं चाहते थे, दशरथ नहीं चाहते राम वनवास चाहे, लेकिन कैकेयी ने उन्हें वनवास भेजा। मुख्यमंत्री जी, आपने मुझे बेटा कहा था, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी उम्र लंबी हो। जो सिलसिला आपने चलाया था उसको आप जरूर आगे चलाए, उससे हमारा समर्थन रहेगा, उसमें हमारा समर्थन रहेगा। आप नौकरी बांटिए, लेकिन कैकेयी को भी पहचानिए। कौन कौन कैकेयी आपके साथ बैठा है? मुख्यमंत्री जी, जब आप बाहर आए तो आपने बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था। आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लगेगा तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी है। आपका मन लगाने के लिए, हम तो आपका साथ ना देने के लिए थे कि जो काम आप बोलते थे असंभव है, उसको हम लोगों ने मुमकिन करके दिखाने का काम किया। मेरा छोटा भाई चेतन जब थका करके कहीं आप लोगों ने कुछ नहीं किया, तो हमने टिकट इसको देकर के जिताने का काम किया। और इनके पिता के गुण पे नहीं, इनके गुण पे। नौजवान लोग रोड मैप है, लंबा चलना है, नया टीम बनाना है। नौजवानों को हम लोगों ने टिकट दिया। नौजवान आए राजनीति में, राजनीति करे, सकारात्मक राजनीति करे, बिहार को आगे लेकर के जाए। थका हुआ लोग नहीं चाहिए था हमको, लेकिन हमको पता है क्या क्या मजबूरी है। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत दिनों से पीड़ित है और इस पीड़ा में कहीं भी रहे, हम इसके साथ हैं।
बिहार में नीतीश सरकार की ओर से विश्वास मत हासिल करने के पहले स्पीकर अवधि बिहारी चौधरी को पद से हटाने का अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। विधानसभा में स्पीकर की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 125 वोट मिले, जबकि विपक्ष में 112 वोट मिले। स्पीकर के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव का पहले ही ध्वनिमत से पारित हो गया। हालांकि मतदान की प्रक्रिया को लेकर आरजेडी की ओर से सवाल भी उठाया गया। दूसरे सदन के सदस्यों को बाहर भेजने की मांग की गई। इससे पहले जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव भी विधानसभा पहुंचे। उन्होंने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वो नाराज नहीं है, लेकिन अपनी बातों को लेकर नेतृत्व को अवगत करा दिया गया है। इससे पहले विधानसभा में आरजेडी को तीसरा झटका लगा। सूर्यगढ़ा के आरजेडी विधायक प्रहलाद यादव भी सत्ता पक्ष की ट्रेजेडी बेंच पर नजर आए। इससे पहले आरजेडी विधायक चेतन आनंद और नीलम देवी भी सत्ता पक्ष की ओर चली गई। तेजस्वी यादव ने आरजेडी विधायकों को सत्ता पक्ष में बैठाने पर आपत्ति दर्ज कराई। अवध बिहारी चौधरी ने स्पीकर की कुर्सी छोड़ने से किया था इनकार। इससे पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने पर अवध बिहारी चौधरी ने स्पीकर की कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया था। विधानसभा की कार्रवाई के संचालन से लेकर विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग तक स्पीकर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए विश्वास मत के ठीक पहले आरजेडी के अवधि बिहारी चौधरी को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। स्पीकर अवधि बिहारी चौधरी को पद से हटाने के बाद सीएम नीतीश कुमार की ओर से सदन में विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया गया। स्पीकर अवधि बिहारी चौधरी को पद से हटाने के बाद सीएम नीतीश कुमार की ओर से सदन में विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जिस तरह से स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष को सफलता मिली, उसी तरह से विश्वास मत प्रस्ताव पर भी बीजेपी जेडीयू को सफलता मिलनी तय है। माननीय सदस्यगण, वर्तमान माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा को उनकी पद से हटाने हेतु प्रस्तुत संकल्प के प्रस्ताव पर विभक्त होकर मतदान का जो फल आया है वह निम्न प्रकार है। प्रस्ताव के पक्ष में 125 और प्रस्ताव के विपक्ष में 112। अतएव समस्त सदस्यों के बहुमत से यह संकल्प पारित हुआ। अतएव यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। वर्तमान अध्यक्ष को पद से हटाए जाने पर सभा की सहमति हुई। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य अशोक चौहान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक चौहान के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की संभावना है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर चौहान बीजेपी में शामिल होते हैं तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा। संभावना है कि बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेजेगी। दरअसल अशोक चौहान ने इस्तीफा देने से पहले आज सुबह विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि चौहान ने नार्वेकर से मुलाकात की और इस्तीफे की प्रक्रिया को समझा। चौहान यह कहकर नार्वेकर के कार्यालय से चले गए कि मैं फिर आऊंगा। इसलिए चौहान के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। एक दिन पहले हुई थी कांग्रेस की बैठक। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथल्ला कल मुंबई में थे। मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में अशोक चौहान भी मौजूद थे। अब उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा शुरू हो गई है। सोमवार की सुबह भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत की खुशी लेकर आई है। कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को रिहा कर दिया है। इन लोगों को कथित जासूसी के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में भारत के हस्तक्षेप के बाद जेल में बदल दिया गया था। पीएम मोदी ने यूएई में कतर के अमीर से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि पीएम मोदी की मुलाकात का ही असर है कि सभी 8 लोगों को रिहा कर दिया गया है। भारत लौटे ये अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं। भारत लौटे नेवी के एक पूर्व अधिकारी ने कहा
कि पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बिना यह संभव नहीं था। उन्होंने भारत सरकार के अथक प्रयासों की सराहना की। कतर में मौत की सजा का सामना कर रहे 8 में से 7 भारतीय सोमवार को वापस लौट आए। उनकी रिहाई पीएम मोदी के नेतृत्व में गहन बातचीत का प्रतीक है। भारत लौटने के बाद इन लोगों ने बिना संकोच अपनी खुशी जाहिर की। दिल्ली पहुंचने पर इनमें से एक अधिकारी ने कहा, मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अगर उन्होंने हस्तक्षेप न किया होता तो हमारी रिहाई न होती। बिना उनके हस्तक्षेप के कुछ नहीं हुआ। आज हम आपके सामने खड़े नहीं होते अगर इतने बड़े लेवल से हस्तक्षेप न होता। पिछले साल 1 दिसंबर को पीएम मोदी और कतर के अमीर तमीम बिन हमद के बीच बैठक हुई थी। माना जा रहा था कि इस मीटिंग ने ही 8 भारतीयों की रिहाई का रास्ता तय कर दिया था। इनकी रिहाई के लिए आधिकारिक और बैंक चैनल दोनों की तरह की बातचीत का इस्तेमाल किया गया। पीएम मोदी ने इस मीटिंग के बाद कहा था कि द्विपक्षीय साझेदारी की संभावना और कतर में भारतीय समुदाय की भलाई पर हमारी अच्छी बातचीत हुई। इस बातचीत में 8 भारतीयों की रिहाई का मुद्दा था या नहीं, इसके बारे में दोनों देशों की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।